गढ़वाल में चैत के महीने में लोकगीत गाए जाते हैं, जिन्हें वाले चैती कहते हैं। अधिकतर लोकगीतों का विषय लोक गाथाएं होती हैं। इन लोक गाथाओं में दो तत्व मुख्य रूप से होते हैं। पहला, ससुराल में कष्टपूर्ण जीवन बिताती विवाहित महिलाओं की मायके जाने की ललक, और दूसरा, चैत के महीने में पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य। सभी चैती गीतों में विवाहित महिलाओं की करुण गाथा होती है, पर फ्यूली की करुण गाथा के गीत तो बहुत ही मार्मिक है और विवाहित महिलाओं सहित भावुक पुरुषों के मन को भी गहरे से गहरे अंदर तक झंझोर देते हैं। लोक गाथा होने के कारण फ्यूली के लोकगीतों में भी कथानक में कुछ अंतर भी मिलता है, पर निश्चित तौर से अलग अलग गाथाओं को गौर से पढ़ने सुनने से मुख्य कथा को आसानी से ग्रहण भी किया जा सकता है। फ्यूली की लोक गाथा या चैती लोकगीत से फ्यूली के व्यक्तित्व और कथा को समझा जा सकता है और प्रकारांतर से प्राचीन गढ़वाल में महिलाओं की दशा का एक प्रामाणिक दृश्य भी सहेजा जा सकता है। सोने सा पीला रंग था फ्यूली का, पैनी नाक, लंबे बालों की चोटी और दानिश के फूलों से होठों वाली इस पहाड़ी बाला के सौंदर्य से बुरांस का फूल भी ईर्ष्या करता था। यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही फ्यूली पानी से लबालब भरे सरोवर के समान प्रतीत होती थी। मानवों में दुर्लभ सौंदर्य के कारण उसे ईश्वर की जाई और देवताओं की ध्यान भी कहा गया। वो किसी राजकुमार से ब्याहने योग्य थी और एक दिन अजीत नाम के राजकुमार ने उसकी एक झलक पाकर ही उसे अपनी हृदय स्वामिनी बना लिया। ब्याह कर अपने राजमहल में ले गया। मायके से अतिशय प्रेम था फ्यूली को। प्राकृतिक सौंदर्य और स्नेहिल मायके के सामने उसे महल का वैभव भी फीका लगता। वो बार बार अपनी सास से मायके जाने की अनुमति मांगती रही, जिसे कठोर हृदय सास हर बार निर्दयता से ठुकराती रही। दिन रात बहू तेरी कैसी मायके की रटन लगा रखी है, तू तो भात का पत्तल सूखने भी नहीं देती, अपने मायके से आई उपहार बांटने भी नहीं देती, कहारों के कंधों को थोड़ा आराम भी आने नहीं देती, पहने हुए कपड़े भी धोने लायक नहीं होने देती। बहू, तुझे कैसे मैं मायके जाने दूं? तेरे मायके में रखा ही क्या है? इस तरह मायके की खुद नराई में फ्यूली कुम्हालने लगी। ससुराल में कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उसे खुशी दे सके और ना ही कोई व्यक्ति ऐसा था जो उसे सांत्वना दे सकता। बस किसी तरह जिंदा थी फ्यूली, बिना किसी उद्देश्य के लिए जिए जा रही थी। नियति को उसका यूं जीना भी मंजूर न था। अचानक घटी घटना ने फ्यूली की जीवन लीला समाप्त कर दी। लोक गाथाओं में फ्यूली का दुखद अंत थोड़े बहुत अंतर के साथ समान रूप से वर्णित है। फ्यूली पनघट पर पानी भरने के लिए गई होती है कि अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात उसके किसी जीजा से होती है। एक गाथा में जीजा की जगह पति का फुफेरा भाई अर्थात देवर भी बताया गया है, जो पनघट के पास ही किसी पेड़ पर बैठकर ताजे महकते फूलों की सुंदर माला बना रहा था। माला वो फ्यूली को गले में डालता है। ताजे महकते सुंदर पहाड़ी फूलों की माला को देखकर फ्यूली का चेहरा खिल जाता है। ये माला उसे सोने चांदी के हार से भी कीमती जान पड़ती है और स्वाभाविक रूप से फूलों से उसके स्नेह को समझकर पुष्प माला भेंट करने वाला पुरुष भी प्रिय लगने लगता है। फ्यूली तन मन की सुध-बुध खोकर अपने उस जीजा या देवर के साथ काफी देर तक पनघट के समीप ही किसी पेड़ के नीचे बैठी रह जाती है। समान रुचि के होने के कारण दोनों ने खूब देर तक बातें की, फूलों की, पौधों की, जंगल और उसमें विचरते पशु पक्षियों की, फ्यूली के मायके के हाल समाचार की भी। देर शाम जब फ्यूली घर लौटती है तो सास को आग बबूला होकर गालियां बरसाते हुए पाती है। फ्यूली देर का कोई कारण बताती इससे पहले ही सास उसके गले में सुंदर पुष्पमाला देख लेती है, जिसे उतारने या छिपाने का फ्यूली ने कोई प्रयास ही नहीं किया था। फ्यूली कहती है कि ये माला उसे चरवाहों ने दी है, कभी कहती ग्वाले बच्चों ने दी है। अनुभवी सास के पास फ्यूली के हर तर्क का तोड़ था। उसने कहा चरवाहों ने दिया होता तो माला का धागा ऊन का होता,
ग्वालों ने दिया होता तो किसी घास में ही फूलों को गूंथा गया होता, पर ये तो सुनहरे सूत वाली नीलपट की डोरी है। सास अपने बेटे अजीत को फ्यूली के चरित्र के बारे में भड़काती है और क्रोध में आगा पीछा सोचे बिना राजकुमार अजीत अपनी तलवार से फ्यूली को खीरे की तरह चीर कर मार देता है। किसी गाथा में सास के तानों से दुखी फ्यूली द्वारा ताल में डूबकर आत्महत्या करने का भी वर्णन मिलता है। जो भी रहा हो, फ्यूली रानी तो देवकन्या थी, फिर से देवलोक चली गई, पर उसकी आत्मा तो अभी भी उस पुष्पमाला में ही अटके थी। इसी पुष्पमाला ने उसकी जिंदगी का नाश किया। उसकी उड़ती हुई आत्मा माला के फूलों में ही समा गई। एक दिन देखा गया कि जहां फ्यूली को दफनाया गया था, वहां एक नाजुक से पौधे पर पीले रंग का फूल खिला हुआ है, उदास सा। गांव की कन्याओं ने देखा तो जोर से पुकारा, फ्यूली फ्यूली फ्यूली। चैत के महीनों में खेतों की मेड़ों पर फ्यूली के फूल खिलते हैं और लोग उस पर्वत पुत्री फ्यूली को याद करते हैं। रानी फ्यूली, तुम तो देवकन्या थी। चैत के महीने जब फूल संग्रांद फूलदेई आती है तो गांव की कन्याएं फ्यूली के फूल रखकर सभी घरों की देहरियों की पूजा करती हैं। जिनके मायके होंगे वे ब्याही बेटियां मायके आएंगी, भेंट उपहार पाएंगी। चैत के महीने ब्याहताओं की ससुराल जाकर कुशलक्षेम पहुंचाने वाले चैती गायक आवजी कलावंत मंगल कामना करते हैं। कहना मुश्किल है कि किसी सच्ची घटना से फ्यूली की लोक गाथा का जन्म हुआ या फ्यूली के उदास से दिखने वाले पीले पहाड़ी पुष्प ने किसी कवि हृदय कलावंत आवजी के मुख से इस अमर करुण लोक गाथा को जन्म दिया। जो भी हो, उत्तराखंड के पहाड़ों में फ्यूली, चैत और ब्याताएं एकाकार हो जाती हैं, एक दूसरे के कष्ट को समझने और अभिव्यक्ति देने वाली। पर्वत पुत्री अभागी फ्यूली मायके लौटने की अधूरी आस लिए ही झूठे आरोप के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई थी। उसके मायके में भी कोई ना था जो उसकी खोज खबर करता, न्याय इंसाफ की गुहार लगाता। पर क्या हुआ, पूरा पहाड़ी समाज जो उसके साथ खड़ा हो गया और उसे अपनी बेटी मानने लगा। जिस फ्यूली को एक घर की देहरी नसीब ना हुई, उसे हर साल हर घर की देहरी तक पहुंचाने का पुण्य कार्य एक उत्सव के रूप में किया जाने लगा। गांव की फ्यूली सी अबोध कन्याओं की अगुवाई में हम उम्र मासूम लड़कों के साथ मनाए जाने वाला ये पर्व फूल संग्रांद, फूलदेई और फूल माई के नाम से अनवरत पहाड़ों में मनाया जा रहा है। महाकवि कालिदास की नायिका शकुंतला की तरह फ्यूली भी हर पुष्प के प्रसव पर उत्सव मनाने वाली निश्चल पर्वत पुत्री थी, जिसका दिव्य प्रेम सिर्फ अपने रमणीक मायके से था, इंसानों से ही नहीं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से भी। फ्यूली को हमारे लोक समाज ने एक पुष्प के रूप में ही जीवित रखा है और उसकी करुण कथा को बसंत के पुष्पोत्सव के रूप में अमर। ब्यूरो रिपोर्ट, समय साक्ष्य।